हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो गेट का एग्जाम है वो कुछ महीनों बाद आने वाला है एंड उसकी वजह से अभी रिसेंटली कई सारे मेरे स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम गेट की कैसे प्रिपरेशन करें, गेट में कैसे अच्छे रैंक लाएं, अच्छा स्कोर लाएं, जिसकी वजह से कि गेट में इफ यू गेट अ गुड स्कोर तो देयर आर वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल सकती हैं, राइट। सो मैंने सोचा कि चलो एक इसी पर एक वीडियो बनाता हूं कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर गेट एग्जाम। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या? पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर गेट एग्जाम, फॉर गेट एग्जाम। एंड सेकंड, जो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज, आई थिंक इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दिस पॉइंट, एंड दैट इज कि हाउ टू अटेम्प्ट द गेट क्वेश्चन पेपर, है ना। जो आपका क्वेश्चन पेपर गेट में मिलता है, क्योंकि उसमें एक मार्किंग सिस्टम होती है, पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्क्स होते हैं, तो उसकी वजह से किस तरीके से मोस्ट एफिशिएंटली उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट यू गेट अ मैक्सिमम, यू कैन मैक्सिमाइज योर this thing, you can maximize your gate score ना, maximize gate score या गेट स्कोर या गेट रैंक वॉट एवर। सो किस तरीके से गेट के पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे आपका गेट स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सी बिफोर गोइंग अहेड आई शुड गिव अ डिस्क्लेमर कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट वे, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए तभी आपकी गेट में बहुत अच्छी रैंक आएगी। आई एम गिविंग दिस एडवाइस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने ये तरीका यूज किया था व्हेन आई वाज राइटिंग गेट एग्जाम, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम। मैंने गेट का 2 बार एग्जाम दिया है और दोनों बार मेरी रीजनेबल अच्छी रैंक आई है। आई गॉट अ पीएसयू वन टाइम एंड देन आई गॉट सेकंड टाइम व्हेन आई रोट गेट, तब मेरे को आईआईएससी में पीएचडी एडमिशन भी मिल गया। आई गॉट a good rank. So based on my experience, मैं I will try to explain कि कैसे आप गेट को टैकल करें या गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 कि आप गेट के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, है ना। सी अभी वी आर कंसीडरिंग अ स्टूडेंट, आई एम कंसीडरिंग कि यू आर अ स्टूडेंट जो अभी नेक्स्ट जो गेट अभी से कुछ महीनों बाद आने वाला है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर एमिंग टू गेट अ गुड स्कोर इन दैट गेट एग्जाम, यानी कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, कुछ 3-4 महीने ही रह गए हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आई एम कंसिडरिंग लेट्स से यू आर अ बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट जो गेट का एग्जाम लिखने वाला है या फिर गेट को बीटेक को पास आउट हो चुका है। ओके, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है? सबसे पहले आप एक बुक खरीदिए जो आती है, एक बुक आती है जनरली हर ब्रांच, गेट के हर ब्रांच की ये बुक मिलती है, विच इज पास्ट 10 years एग्जाम पेपर, सॉल्व पास्ट 10 years के एग्जाम पेपर मिलते हैं। बट सिर्फ एग्जाम पेपर नहीं, आपको पास्ट 10 years सॉल्व्ड एग्जाम पेपर लेने हैं विच आर चैप्टर वाइज, है ना। ये बुक्स आती हैं कुछ कुछ जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाते हैं पास्ट 10 year, जो भी पास्ट 10 years में गेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको चैप्टर वाइज सॉल्व्ड मिल जाएंगे। ये बुक आपको खरीदनी चाहिए, है ना। अगर आपको एक आप एंड में अपनी सिर्फ गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बुक को खरीदिए विच इज चैप्टर वाइज, है ना। ये बुक आप खरीद लीजिए, चैप्टर वाइज जो बुक आती है इसको आप ले लेंगे। फिर क्या करिए, देखिए होता क्या है, ये जो भी ये बुक्स आती हैं इसमें जनरली 5 या 6 को चैप्टर्स में आपका पूरा गेट का सिलेबस डिवाइडेड होता है ना। सो लेट्स से कि आपके 6 इस तरीके से 6 चैप्टर्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड होगा, 5 या 6 जितने भी चैप्टर में सिलेबस डिवाइड हो। फिर आप क्या करो, अभी जैसे आज से जब से भी आप शुरू कर रहे हैं तब से लेके टाइम को इसमें आप डिवाइड कर दीजिए कि इतना टाइम मेरे को इस चैप्टर में, बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, या फिर आपको लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप ये थोड़ी सी एनालिसिस कर लीजिए कि किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपकी उसमें प्रिपरेशन कितनी है, और इसके बेस पे आप यहाँ पर टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इस चैप्टर पर इतना टाइम देना है ना। ये ऐसे आप सबका डिसाइड कर लो। मैंने भी यही किया था। सो व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर गेट 2015, सो आई वाज इन अ जॉब, मैं पीएसयू में था, जॉब में रहते हुए मैंने तैयारी की थी, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं दे पाऊं अपनी गेट प्रिपरेशन को। सो सबसे पहले मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया। देन आई डिसाइडेड कि इतना इतना टाइम मैं इस चैप्टर को दूंगा। तो अब इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है कि सबसे पहले तो आप उस चैप्टर में जाओ और
जो भी आपके सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी सॉल्व आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पर जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है, इट इज वेल एंड गुड, वो कॉन्सेप्ट आपको आता है, आगे बढ़ते जाइए। देखिए, इस तरीके के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो मोस्टली 10 साल में वो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। मतलब इसके अलावा और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बचते नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस गेट में पूछ लिए जाते हैं पिछले 10 सालों में। तो आप क्या करो, आप वो क्वेश्चन लो, अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको आता है उसका आंसर, ठीक है, उससे आगे बढ़ो कि आई नो दिस कॉन्सेप्ट, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उसी बुक में आप देखो कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था। बट नॉट जस्ट दैट, आपको ये नहीं देखना है कि मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीख लिया, दैट इज वन थिंग, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट समझ लेना है। जैसे कि लेट्स से कोई भी एक क्वेश्चन था, लेट्स से बीइंग एन मेटलर्जिस्ट, लेट्स से कि एक मैकेनिकल मेटलर्जी से एक क्वेश्चन था, तो आप उस टॉपिक पर जाइए जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, और उस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करो कि इस टॉपिक से रिलेटेड अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। और इस तरीके से 10-15 डेज में आप एक एक टॉपिक को खत्म, आप एक चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करो कि उसके जितने क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चंस के आपने सॉल्यूशन तो कर ही लिए, बट उनके बैक में जो भी थ्योरी थी उसको भी आपने समझ लिया अच्छे से, तो उससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर सको। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आई थिंक 4 आर मोर देन सफिशिएंट, आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर गेट एग्जाम, है ना। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप कम से कम टाइम में अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो, और आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी कि यू आर सीइंग ऑल द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको आते हैं ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके आप जाके थ्योरी पढ़ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा क्वेश्चन आता है तो मैं उसको टैकल कर पाऊं। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि आपको गेट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। नाउ सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि कई बार होता क्या है कि हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी रहती है, दैट इज ऑल राइट, बट उससे भी ज्यादा कई बार जरूरी होता है कि आप जब वो एग्जाम देने बैठोगे तो आपकी प्रिपरेशन क्या है उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, आपने क्या पहले से प्रिपेयर किया है कि किस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, है ना। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज how to maximize your score, how to maximize your score, है ना, गेट स्कोर, गेट स्कोर, या फिर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं गेट में, है ना। तो होता क्या है, हमको इसके लिए सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम, जो कि आपको ऑलरेडी पता है क्या है मार्किंग स्कीम, कि या तो हमारा हर सही क्वेश्चन पे हमें 1 मार्क्स मिलता है या फिर 2 मार्क्स मिलते हैं, या फिर अगर हम गलत देते हैं तो -1/3 हमारा डिडक्ट होता है मार्क्स, या और इसमें -2/3 हमारा डिडक्ट होता है मार्क्स। तो ये सिंपल सी मार्किंग स्कीम है हमारे गेट के एग्जाम के लिए। और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा इस तरीके की मार्किंग स्कीम होती है जहां भी फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहां पे हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है, जैसे कोई न्यूमेरिकल आ गया और उसका आंसर हमें पुट करना है, तो वहां पे हमारा +1 या 2 होगा और माइनस कुछ नहीं होगा, है ना, नेगेटिव कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये दिस आर दी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो जनरली गेट में आते हैं। इसमें क्या क्या होता है, हमारा गेट जो भी ब्रांच रिलेटेड, जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड सिलेबस है वो होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 70% उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देन यू विल हैव एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जो कि मैथ रिलेटेड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एप्टीट्यूड इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मार्किंग स्कीम सब में यही रहती है, मोर और लेस यही रहती है मार्किंग स्कीम, कि यू गेट +1 -1/3 +2 -2/3। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि देखो, अगर आप लेट से कि आप रैंडमली आपको एक ऐसे आप क्वेश्चन पेपर देने बैठे, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, यू डोंट नो एनी क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन में अगर हम इसकी बात करें हैं, सिर्फ इसकी बात करते हैं, अभी बाकी इसको भूल जाते हैं, सिर्फ इसकी बात करते हैं। लेट से कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें +1 और -1/3 आपके मार्क्स आने हैं गेट के एग्जाम में। तो अगर इसमें
आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेट्स से यू डोंट नो एनी क्वेश्चन, यू डोंट नो द आंसर टू एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम, और आप रैंडमली कोई भी एक लेट से आप पूरा सी 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 भराते हैं या फिर बी 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 भराते हैं, तो बाई चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी को समझ रहे हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। सो अगर आप रैंडमली कुछ भी ऐसे बबल भर आते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर लेट से आपने सिर्फ बी 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 भर दिया या सी 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 भर दिया या ए सिर्फ ऐसे भर दिया, तो प्रोबेबिलिटी अगर ये है कि 100 में से 25 क्वेश्चन ए होंगे, 25 बी होंगे, 25 सी होंगे, 25 डी होंगे, अगर इस तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है तो आपके 0 मार्क्स आने चाहिए, है ना, बिकॉज फॉर ईच राइट क्वेश्चन यू विल गेट 1 मार्क्स एंड फॉर 3 रॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट -1 मार्क्स। तो इसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर रैंडमली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब ना चाहते हुए भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैथ के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन कई बार बच्चे क्या है, डर के मारे, जनरली बच्चे डर के मारे अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि मेरे नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, इट इज सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, बट इसमें एक कंडीशन है। सी, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आता है, लेट से 4 ऑप्शन है आपके, ए बी सी और डी, है ना, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 ऑप्शन है एंड यू नो कि इसका आंसर ए है, हाँ, तो उसको अटेम्प्ट करना ही है, ये तो कोई बताने की बात नहीं है। नाउ लेट्स से कि एक सेकंड कंडीशन है जिसमें आपको ये पता है कि इसका आंसर सी और डी तो नहीं है, बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। क्या अभी आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? 100% यस, यू शुड अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें भी आपको लगता है कि मेरे को दो में कंफ्यूजन लग रहा है, इन दो में से कोई एक हो सकता है, उस क्वेश्चन को आपको कभी नहीं छोड़ना है, बिकॉज बाय प्रोबेबिलिटी अगर आपका देयर इज अ 50-50 चांस कि आपका आंसर सही हो सकता है, 50-50 चांस है। हाँ, लेट्स से आपने इस तरीके से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें आपको 50-50 चांस था, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन सही होंगे तो आपके +5 हो गए, और 5 क्वेश्चन गलत होंगे यानी कि -5/3 हो गया। तो इसमें आप देखोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो गया है। सो ये तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। नाउ लेट्स टेक अनदर कंडीशन कि लेट्स से आपके जो 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, इसमें से आपको 3 में कंफ्यूजन है, आपको एक का तो एकदम पता है कि नहीं, डी तो इसका आंसर नहीं है, बट यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए बी एंड सी, तब भी आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करो, आप इसको भी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर आप चारों में से आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो बाय प्रोबेबिलिटी यू विल गेट नो लॉस, आपका कोई लॉस नहीं होगा, यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि 1/4 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, 3/4 गलत हो जाते हैं, तो इस मार्किंग के हिसाब से आपके 0 मार्क्स आने चाहिए। तो अगर यहां पर आपके 1/3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 2/3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसमें आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, आपके मार्क्स 2-3 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे अगर आप इस तरीके के 10-12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो जहां भी इस तरीके की, जिन क्वेश्चंस में भी इस तरीके की स्कीम है कि यू आर गेटिंग +1 और +2 एंड यू आर गेटिंग -1/3 और -2/3, तो वहां पर आपको अगर कोई भी, सिर्फ वो क्वेश्चन आपको उसी कंडीशन में छोड़ना है कि आपको ए बी सी डी चारों में से कोई अंदाजा नहीं है कि कौन सा इसका हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वैसे भी इसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको कोई फायदा होता नहीं है। अदर देन दैट, अगर आपको एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो। पूरे ओवरऑल सारे क्वेश्चंस में आपको ओवरऑल फायदा ही होगा जब आप इस तरीके से करके चलेंगे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस व्हिच आर फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, मोस्ट कुछ आजकल गेट में ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसमें आपको ये पूछते हैं कि एक इस तरीके से न्यूमेरिकल दे देंगे और पूछेंगे कि इसका आंसर यहां पर आप लिखिए। सो अगर आप, इसमें भी फायदा क्या है कि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आई सजेस्ट कि आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ो मत, छोड़ो। अब सी, अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा एंड आपको बिल्कुल ही पता नहीं है कि इसको सॉल्व भी कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता है, देन इट मेक्स नो सेंस कि आप वहां पर कुछ भी गार्बेज वैल्यू डालो। बट लेट्स से कि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके आप एक आंसर निकाल पा रहे हो, तो जस्ट राइट दैट आंसर, उसको लिख दो यहां पर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सही हो जाए, है, और गलत हो भी गया तो आपका कोई नुकसान नहीं होना है,
उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है, लेट से कोई मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन है, तो यू जस्ट राइट जीरो, आंसर जीरो भी आप लिख सकते हो। क्यों? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर जीरो होता है, कि होता क्या है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाती है एंड यू सी की फोर्स जो है जीरो आ जाता है, रेजिस्टेंस उस जो सर्किट डायग्राम में जो रेजिस्टेंस उधर जा रही होती है वो जीरो होती है। इस तरीके की कई बार सिचुएशन हो जाती है कभी कभी क्वेश्चंस में। तो अगर एक भी आपका इस तरीके से आंसर सही हो जाता है जिसमें आपने एक गैस लिया था कि जीरो हो सकती, कुछ इस तरीके की वैल्यू, जीरो वैल्यू, वन वैल्यू, हाँ ये कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कभी कई बार क्वेश्चंस की होती हैं, जो उनमें इस तरीके का कुछ सेंस लग रहा होता है, कुछ कॉमन सेंस लग रहा होता है, जिसकी वजह से इस तरीके की वैल्यू आ रही होती है, जीरो वन। सो व्हाट आई डज, मैं जनरली क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर बिल्कुल ही मुझे आइडिया नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, क्या आंसर होगा, देन आई सिंपली पुट अ जीरो देयर, मैं उसको ब्लैंक नहीं छोड़ता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही रहेगा और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बट अगर बाई चांस वो सही हो गया तो आपके 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा रैंक में फायदा होगा। लोग यहाँ पर सोच क्या लेते हैं कि नहीं, ऐसे गार्बेज वैल्यू लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रॉन्ग, ऑल्दो मेरे नेगेटिव मार्क्स तो नहीं आ रहे, बट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स तो काउंट होते हैं। तो इफ यू आर एट सेम क्वेश्चन नंबर, मतलब सेम मार्क्स हैं आपके, सेम मार्क्स हैं, देन देखा जाएगा कि किसके नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर ज्यादा है, उसकी रैंक कम हो जाएगी। बट अगर इस तरीके से करने से आपका एक भी क्वेश्चन सही हो गया तो आप उससे तो ऊपर ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसलिए ये तो आप सोचो ही नहीं कि मेरे नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर ज्यादा ना हो जाए। जितना हो सके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, एंड आई एम श्योर उससे गेट एग्जाम में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एक काफी अच्छा स्कोर आ जाए, अगर आपने गेट की एक अच्छे से तैयारी की हुई है। इफ यू आर समवन जिसकी गेट की तैयारी बिल्कुल ही नहीं है, देन इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। But if you are reasonably well prepared for the GATE exam, then by using this kind of method, you can get a pretty decent score